हेलो साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस सेशन में। और आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं भारत की नदियों के बारे में। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि हर एक वनडे एग्जाम में से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम हो, बिहार का एग्जाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का वनडे एग्जाम हो। सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं। हम बात करते हैं वनडे का सबसे बड़ा एग्जाम एसएससी के थ्रू जो लिया जाता है, सीजीएल का एग्जाम। उसमें भी इस टॉपिक से कई सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो आज के इस सेशन के बाद मेरा वादा है कि आपका कोई भी क्वेश्चंस जो इस टॉपिक से आने वाला है या फिर आने वाले पेपर में मिलेगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो आज के सेशन में आप बने रहिए और शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। हम चाहते हैं कि इस सेशन को शुरू करने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस को देख ले कि क्वेश्चंस आखिर पूछा कैसे जाता है। सिंपल बात है, क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है। तो कुछ क्वेश्चंस हमने लगा रखे हैं। यहाँ आपको दिखा दूं मैं कि क्या लेवल होता है हमारे क्वेश्चंस का, जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं। देख लीजिए, कई सारे एग्जामों का क्वेश्चन है। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ आपको दिखाना। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है पहला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत नेपाल सीमा बनाती है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपको जब हम नदी पढ़ेंगे, भारत के भारत की नदी या फिर भारत का अपोहा प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम हलवा लगेगा। क्या लगेगा? एकदम हलवा। अब देखिए, कुछ और क्वेश्चन देखिए, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है, जैसे सियाई शेर भालू वगैरह। वैसे ही कुछ और क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, कौन नदी गंगा के मुख्य धारा, सॉरी, किस नदी को गंगा की मुख्य धारा कहते हैं, ऐसा है। मंदाकिनी, अलकनंदा, सुरसरी, जो भी है। तो ये पूछ लिया है मुख्य धारा के बारे में। ये जो कोई शहर है जो गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है, ये कौन सा शहर है? तो सबसे पहले पूछ ले कि संगम पर स्थित शहर। उसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो ये भी हम देखेंगे आज के टॉपिक में कि कौन सी नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती है, कौन सी नदियां डेल्टा बनाती है, कौन सी नदियां सूर्य बनाती है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके गिरती है, किस किस स्टेट से होकर गुजरती है, कौन कौन से देश में बहती है। ये सारी बातों की चर्चा आज करने वाले हैं। वैसे ही कई सारे क्वेश्चन है, नदी बंगाल का शोक किससे कहा जाता है, बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है, भारत का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है। तो इस तरह की कई तरह के सवाल होते हैं जो कि हम उससे रिलेटेड नदी को, उससे नदी में पढ़ेंगे। अब देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है। अब आपको एक बात यह नजर आ रहा हो कि भाई इतनी सारी सहायक नदियां हैं, कैसे याद करेंगे। भाई सहायक नदियां याद करना बिल्कुल हलवा है, हलवा। आप पढ़ के तो देखिए पहले। तो बहुत ही आसान है, आज के सेशन के बाद आपको एक एक सहायक नदी आपकी जबान पे होगी। तो वही बात है कि हर एक टॉपिक को, हर एक सहायक नदियों को हम इस तरह से पढ़ेंगे कि आज के आज इसके इसी सेशन में आपको वो चीजें याद हो जाए। कुछ और है, जैसे देखिए, उत्तराखंड के पश्चिमी गढ़वाल क्षेत्र में स्थित यमुना नदी के हेड वाटर के लिए एक प्रमुख वाटर शेड कौन सा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये भी शिफ्ट 4 में पूछा गया 2022 में ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में। तो ऐसे ही क्वेश्चन है, घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, उद्गम से पूछता है, भारत में उद्गम स्थल कहाँ है, कहाँ गिरती है, डेल्टा बनाती है, स्टोरी बनाती है, कौन कौन से नदी मिलके कौन क्या संगम होता है। ये सारी क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन है, हम इसको पढ़ेंगे फिर बाद में सोल्व भी करेंगे। तो पहले टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। टॉपिक पढ़ने से पहले पहले हम ये लिख लेते हैं कि कौन सा टॉपिक है जो हमें पढ़ना है। समझिए, हमारा टॉपिक क्या है आज का, भारत की नदियां। चलिए, क्या टॉपिक है, भारत की नदियां। हमारा जो आज का टॉपिक है ये होने वाला है भारत की नदियां। चलिए, भारत की नदियां टॉपिक पढ़ने से पहले हम एक बार भारत के नक्शा को देखते हैं, क्योंकि उसमें बहुत कुछ काम आने वाला है। तो भारत के नक्शा में हम जो आपको बताना चाह रहे हैं, उसमें हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि एक बार देख लीजिए, ये यहाँ है कि आप लोग पहले से तो जानते ही होंगे, नहीं भी जानते तो देखिए, ये हमारा भारत है, ये पूरा भारत है। ये पूरा जो क्षेत्र है हमारा भारत का क्षेत्र है, ठीक है। और इस भारत के क्षेत्र में ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से लेके ऐसे ऐसे, मैं आपको इसको डिफरेंट कलर से बताता हूँ। चलिए, इससे देखता हूँ। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला दिख रहा, ये हिमालय, हिमालय रीजन है, यानी कि ये हिमालय का पार्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें इस पार्ट की,
तो इसे हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठारी भारत का भाग, यानी कि ये भारत का प्रायद्वीपीय पठारी भाग है। तो हम दो चीजों को देखें यहाँ की, क्या एक तो ये जो है हमारा हिमालयी भाग है जहाँ हिमालय है, और एक ये देखा हम लोगों ने कि ये है हमारा प्रायद्वीपीय पठारी भारत का क्षेत्र है। उसके बाद दूसरा जो चीज देखना है हमें, तीसरा, ये जो है यहाँ एक सागर है जिसे हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, दूसरा कलर से लिखते हैं बंगाल की खाड़ी। और इधर का जो सागर इसे हम बोलते हैं अरब सागर, अरेबियन सी, अरब सागर। नीचे हमारा इंडियन ओशन भी है, यानी हिंद महासागर भी है, हिंद महासागर। तो इतना हमको याद रखना है नदी को पढ़ने के लिए, क्या कि सबसे पहला ये याद रखना है कि ये हमारा प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, ये हिमालय का रेंज है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, और नीचे हिंद महासागर है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? क्लियर होगी। तो चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा था टॉपिक? टॉपिक था हमारा भारत की नदियां। भारत की नदियां। अब समझिए, भारत की नदियां पढ़ने से पहले हम भारत की नदियों को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ताकि पढ़ने के लिए आसान हो, एकदम आसानी से हम उसे एकदम दिमाग में फिट कर सके। दिमाग में फिट करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम भारत की नदियों को दो तरह से बांटेंगे। कैसे? एक तो ऐसे बांटेंगे कि ऐसी नदियां जो हिमालय से निकलती हैं, ठीक है, और ऐसी नदियां, दूसरा क्या बांटेंगे कि ऐसी नदियां जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग में बहती हैं। जैसे अगर हम बात करें, आपको जैसे मैंने दिखाया, ये हमारा प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, ये हमारा हिमालय का रेंज है। तो कुछ नदियां यहाँ से निकलेंगी, कुछ नदियां यहाँ से निकलेंगी, ठीक है, यहाँ से निकलेंगी। और कुछ नदियां इसमें क्या होती हैं, कुछ नदियां इधर से निकलती हैं, इधर गिरती हैं, कुछ नदियां इधर गिरती हैं। तो कुछ नदियां इस भाग में बहती हैं, कुछ नदियां हिमालय में बहती हैं। क्लियर? अब देखिए, अब देखिए, चलिए, अब हमने क्या बोला कि हम नदी को दो पार्टों में बांट देते हैं। क्या? नदी को हम दो पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे। तो पहला जो पार्ट हम लिखेंगे, ये लिखेंगे हिमालयी नदियां, यानी ऐसा नदी जो हिमालय से निकलती है, हिमालय नदियां। ठीक है, अब कुछ नदी हिमालय से निकल रही है तो उसे हिमालयी नदी बोल रहे हैं। और दूसरा लिखते हैं प्रायद्वीपीय पठारी भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय पठारी भारत की नदियां। ठीक है, अब क्वेश्चन इससे भी आते हैं कि कौन सी नदी है जो हिमालय से निकलती है, कौन सी नदी है जो हिमालय से नहीं निकलती है। चार ऑप्शन दे देगा आपको कि अच्छा ये नदी हिमालय से निकलती है, ये निकलती है, ये निकलती है, और एक ऐसा दे देगा जो हिमालय से नहीं निकलती है। अभी आगे देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, पहले इसको देखते हैं। अब एक बात तो क्लियर है कि हम भारत की नदी दो तरह से बांट के पढ़ने वाले हैं, हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय पठारी भारत की नदियां। हिमालयी नदियां वो नदियां जो हिमालय से निकलती है, प्रायद्वीपीय पठारी भारत की नदी हो जो हमारे प्रायद्वीपीय पठारी भारत में, भारत से निकलती है, और कुछ तो अरब सागर में गिरती है, कुछ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब इसमें बात है कि हिमालय नदियां को भी हम तीन तंत्र को पढ़ते हैं। हिमालयी नदियों में हम क्या तीन तंत्र को पढ़ते हैं, नदियों का तंत्र होता है। तो मुख्य रूप से हम हिमालयी नदियों में कितने तंत्र को पढ़ेंगे? तीन। लिख लेते हैं। इसमें जो पढ़ेंगे, सबसे पहला गंगा नदी तंत्र। दूसरा जो पढ़ेंगे हम, ये होगा हमारा ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और तीसरा सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। क्लियर है? तीसरा हम क्या पढ़ने वाले हैं? सिंधु नदी तंत्र। वैसे ही बात करें हम प्रायद्वीपीय पठारी भारत की नदियों के बारे में, तो इसको भी हम दो पार्टों में बांट लेते हैं। क्या? प्रायद्वीपीय पठारी भारत के, दिख नहीं रहा होगा यहाँ, देखिए, प्रायद्वीपीय पठारी भारत की नदियों को भी हम दो पार्ट में बांट लेते हैं। इसमें क्या, अब देखिए आपको मैप के थ्रू दिखाते हैं, फिर समझ में आएगा कि इसमें ऐसी नदियां, कुछ नदियां तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और कुछ नदियां जाके अरब सागर में गिरती है। यानी कि यहाँ देखिए, ये हमारा प्रायद्वीपीय पठारी भारत हुआ, और यहाँ से कुछ नदी निकलेगी, जाके इधर गिरेगी बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। और कुछ नदियां इधर से निकलेंगी और इधर जाके गिरेगी अरबियन सी में, अरब सागर में। तो ठीक है, तो हम इन दोनों को अलग कर करके पढ़ेंगे कि ऐसे लिखेंगे कि कुछ नदियां ऐसी हैं
कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो अरब सागर में जाके गिरती हैं। तो यानी कि अरब सागर के में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, इसे पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ, इसे हम 2 तरह से लिख सकते हैं। ऐसे लिखते हैं पहले, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। नदियाँ। दूसरा ये लिखते हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। यहाँ लिखता हूँ, गिरने वाली नदियाँ। नदियाँ, ठीक है? तो हम क्या लिखे, 2 तरह की नदियों को लिखे। कि एक तो ऐसी नदी जो अरब सागर में गिरती है, एक एक ऐसे प्रकार की नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसमें देखिएगा, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे दूं कि चलिए, ये हमारा प्रायद्वीपीय पठारी भारत है। हम लिखते हैं कि कुछ नदी ऐसे आती हैं, इधर गिर जाती हैं। ठीक है? कुछ नदी ऐसे आती हैं, ऐसे इधर गिर जाती हैं। इस सबका नाम भी है ना? तो कुछ नाम अगर देखना चाहें तो ये कुछ नदी ऐसी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो इनका नाम लिखिए। जैसे कि कुछ हुगली नदी, हुगली, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा, इससे ये दिख नहीं रहा, हम रेड कलर को यूज करते हैं। हुगली, स्वर्ण रेखा, महानदी, और हाँ ठीक है, महानदी, महानदी, गोदावरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बहुत सारी नदियां हैं। उसे कुछ नदियां इधर भी हैं, जैसे लूनी है, साबरमती है, नर्मदा है, तापी है, जो कि हम बोलते हैं कि भ्रंश घाटी से होकर, भ्रंश घाटी से कौन सी नदियां बहती हैं, ये सारी नदियां हैं। तो ये सब नदियों को हम पढ़ेंगे। जैसे अभी पूछा जाता है ना कि नर्मदा, तापी आपको पता है कि इधर से आके बहती है, इधर से, तो और यही है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो ये जो सभी नदियां हैं ना, हम सबको एक एक करके पढ़ने वाले, सबको एकदम क्लियर तरीके से। तो अभी हम अभी तक जो समझाए हैं, हम ये बताने का प्रयास किए कि हम नदी को पढ़ना कैसे है। क्या बताने का प्रयास किया हमने? हमने ये बताने का प्रयास किया है कि नदी को हमें पढ़ना कैसे है, जिसमें हमने क्या बताया पहले, कि हम भारत की नदियों को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें पहले हिमालयी नदियाँ रखेंगे, दूसरा ऐसा प्रायद्वीपीय पठारी भारत की नदियों को रखेंगे। हिमालयी नदियों को हमने 3 तंत्रों में डिवाइड किया, जो 3 मुख्य तंत्र हैं, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र। इसे अलग-अलग करके पढ़ेंगे। वैसे ही हमने प्रायद्वीपीय पठारी भारत की नदियों को 2 तरह से डिवाइड कर दिया, कि एक ऐसे करके पढ़ेंगे कि पहला, जो अरब सागर में नदियाँ गिरती हैं, जो-जो भी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं उसको अलग पढ़ेंगे, और जो-जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उन्हें अलग तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है? इतना समझ गए होंगे? तो भारत की नदियों में ये तो समझ गए कि नदी पढ़ना कैसे है। अब हम ये शुरू कर रहे हैं कि किसी एक नदी को लेके, जैसे मान लीजिए, यहाँ देखिए, सबसे पहले हम इसमें से कोई एक नदी को उठाएँगे, जैसे कि हम मान लीजिए सबसे पहले हम चलने पढ़ने वाले हैं गंगा नदी तंत्र, ठीक है? तो आइए सबसे पहले गंगा नदी तंत्र को देखते हैं, इधर मैंने लिख रखा था उसके बारे में कुछ। चलिए, अब गंगा नदी तंत्र को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले कुछ बेसिक बात गंगा नदी के बारे में जान लें। ये भारत की सबसे लंबी नदी है क्या? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, और ये 2 देशों से होके बहती है। एक तो भारत और दूसरा बांग्लादेश। भारत में इसका नाम गंगा है और बांग्लादेश में नाम जाके बदल जाता है। वहीं दूसरी बात करें तो ये कितने राज्यों से होकर बहती है, भारत के कितने राज्यों से होकर प्रवाह करती है, ये भी याद रखने वाली बात है कि भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। और वो 5 राज्य कौन-कौन सी है? देखिए आपको बताते हैं। यहाँ से देखिए, ये निकलती है उत्तराखंड से, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश जाएगी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए कहाँ चली जाएगी ये? बांग्लादेश होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी। यानी 5 राज्य हो गए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। 5 राज्यों से होके गुजरती है। कौन? गंगा नदी। हम किसकी बात करें? गंगा नदी। तो गंगा नदी के बारे में 2 3-4 बातें जाननी है, यही है कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है? ये कितने राज्यों से होके गुजरती है? 5, भारत के 5 राज्यों से होके गुजरती है। उसके अलावा ये कितने देशों में बहती है? तो 2 देशों में, बांग्लादेश और इंडिया। ठीक है?
अब एक और बात याद रखना है इसके फैक्ट में कि गंगा नदी को शुद्ध स्वच्छ स्वच्छ शुद्ध सॉरी स्वयं शुद्धिकरण कहा जाता है। क्या? गंगा नदी को क्या कहा जाता है? स्वयं शुद्धिकरण। स्वयं शुद्धिकरण कहने के पीछे की वजह क्या? क्योंकि ये माना जाता है कि गंगा नदी में एक बैक्टीरिया पाई जाती है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। क्या? बैक्टीरियोफेज नामक एक वायरस है जो गंगा नदी को शुद्ध करते रहता है। इसके बावजूद ही भले ही 2014 में नमामि गंगे नामक एक प्रोग्राम चलाया गया है जिसका उद्देश्य ये रहा है कि हम गंगा नदी को पुनर्जीवित करें और उसे स्वच्छ बनाएं। फिर भी हम ये पढ़ के चलते हैं कि गंगा नदी पूरी दुनिया में किस लिए प्रसिद्ध है? स्वयं शुद्धिकरण को लेकर प्रसिद्ध है गंगा नदी पूरी दुनिया में। तो हम ये लिख सकते हैं कौन सी बैक्टीरिया? बैक्टीरियो बैक्टीरियोफेज। चलिए, बैक्टीरियोफेज की वजह से इसे स्वयं शुद्धिकरण कहा जाता है। तो हो गई हमारी कुछ बेसिक बातें कि गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर। कौन से देश? भारत, बांग्लादेश। कितने राज्य? 5 राज्यों से। उत्तराखंड, इसको लिख लेते हैं 5 राज्य। उत्तराखंड, उत्तराखंड से तो निकलती हैं। फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और फिर पश्चिम बंगाल। ठीक है, सिंपल है। अब चलिए, अब हम शुरू करते हैं गंगा नदी तंत्र को मैप के थ्रू पढ़ना, क्योंकि मैप के थ्रू हर चीज याद हो जाती है और बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगी। तो हम सबसे पहले ये ले लेते हैं आपका ये। चलिए, आप लोगों ने सुना होगा कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। सब कहते हैं गंगा नदी, कोई बोलता है गंगोत्री से निकलती है, कोई सतोपंथ हिमानी से निकलती है। एक्चुअल में गंगा नदी निकलती कहाँ से? हम कहते हैं गंगा नदी कहीं से नहीं निकलती है। गंगा नदी दो धाराओं से मिलकर बनती है। गंगा नदी कहीं से नहीं निकलती, गंगा नदी दो धाराओं से मिलकर बनती है। जिन दो धाराओं का नाम है अलकनंदा और भागीरथी। ठीक है। अब हम मान लीजिए ऐसे कहें कि ये एक नदी है, ये एक नदी है। ठीक है। हम अगर कहें कि इसका नाम हम रखते हैं अलकनंदा। अलकनंदा। और इसको बोलते हैं हम भागीरथी। और अगर हम ये कहें कि यहाँ के बाद जब नदी आती है तब हम इसे बोलते हैं गंगा। तब हम इसे क्या बोलते हैं? यहाँ बोलते हैं इसको गंगा। ठीक है। यानी कि गंगा नदी अलकनंदा और भागीरथी के संगम से बनती है। और ये संगम जो होता है जिस जगह पे, उसे हम बोलते हैं कि ये इनका संगम होता है देवप्रयाग। कहाँ होता है? देवप्रयाग में। तो तीन बातें तो हमें समझ में आ गई कि गंगा नदी की ओरिजिन की बात जब हम करते हैं तो ऐसा नहीं कि हम बोले कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। गंगा नदी तो आपको दिख रहा है दो धाराओं से मिलकर बन रही है। फिर भी इसके बावजूद भी अगर क्वेश्चन आ जाए कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो उसको जानने से पहले जानते हैं कि अलकनंदा कहाँ से निकलती है। तो अलकनंदा की जो उद्गम स्थान है, ये बोला जाता है सतोपन हिमानी। और वहीं भागीरथी की बात करें, भागीरथी की, तो हम बोलते हैं कि भागीरथी निकलती है गंगोत्री से। गंगोत्री से। यानी कि सीधी बात है कि गंगोत्री से निकलने वाली भागीरथी और सतोपंथ हिमानी से निकलने वाली अलकनंदा के संगम से बनती है गंगा। लेकिन फिर भी गंगा नदी की ओरिजिन की बात करें तो हम बोलते हैं कि गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। क्यों? क्योंकि जब दो नदियों का संगम हो और दोनों नदियों में जो नदी ज्यादा पानी लेके आती है उसको हम मुख्य रूप से मान लेते हैं। तो यहाँ गंगोत्री यानी भागीरथी नदी में पानी ज्यादा होता है, इसलिए हम ये कहते हैं कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। तो ये बात क्लियर है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। और अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग में। इतना क्लियर है? चलिए, हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स और इसमें ऐड करने हैं जिसको मैं ऐड करना चाहूंगा। ठीक है। अब देवप्रयाग के पहले गंगा नदी, सॉरी अलकनंदा नदी भागीरथी मिलने से पहले
इसमें कई नदियां मिलती हैं और कई प्रयाग बनाते हैं। पहले उस प्रयाग को देख लें कि कौन-कौन से प्रयाग बनते हैं। तो सबसे पहले जो नदी मिलती है इसमें आके, चलिए ये पूरी नदी का नाम है अलकनंदा, लेकिन अलकनंदा से पहले एक नदी आती है, एक नदी आके मिलती है और ये नदी मिलती है हमारा धौलीगंगा। कहाँ? अलकनंदा में एक नदी आके मिलती है, कौन? धौलीगंगा। एक मिनट, थोड़ा-सा पेन पतला करना पड़ेगा। चलिए, धौलीगंगा, और जहाँ पे मिलती है वहाँ कौन-सा प्रयाग बनता है? उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। ये जहाँ मिलेगी उसको बोलेंगे विष्णु प्रयाग। फिर भी मोटा है, इसको और पतला करना पड़ेगा। विष्णु प्रयाग। ओके। उसके बाद एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी। क्या? एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी, नंदाकिनी। और ये जहाँ पे मिलती है, ये जहाँ पे मिलती है उसका जो प्रयाग बनता है उसको बोलते हैं नंद प्रयाग। एकदम आसान है, क्या बोलेंगे इसको? नंद प्रयाग। चलिए, एक और नदी आगे मिलती है जिसका नाम होता है हमारा पिंडार नदी। कौन सा नदी? पिंडार नदी। चलिए, इधर से एक और नदी आके मिलेगी और इसका, ये नदी का नाम होगा पिंडार नदी। पिंडार नदी। और पिंडार नदी जहां मिलती है वहां बनता है कर्ण प्रयाग। यहाँ कौन सा प्रयाग बनाएगी? कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग। अब इसी क्रम में एक नदी इधर से आती है, इधर से, और आके मिलती है अलकनंदा से। क्या बताया मैंने? इसी क्रम में एक नदी इधर से आती है और आके मिलती है अलकनंदा में, और ये जहां मिलती है वो बनता है हमारा रुद्रप्रयाग, और इस नदी का नाम होता है मंदाकिनी। मंदाकिनी। और ये कहाँ मिलती है? ये मिलती है हमारा रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग। अब अगर हम इसको छोटा करें, अपने आते हैं इसको असली रूप में लेके आते हैं। चलिए, आपको दिख रहा होगा ये, दिख रहा होगा। अब एक बार देखिए, गंगा नदी टोटल 5 प्रयाग बनाती है, और ये पांचों प्रयाग आपको दिख रहा होगा बिल्कुल साफ। जब भी अलकनंदा से जो भी प्रयाग बनेगा वो अलकनंदा नदी के संगम से ही बनेगा। प्रयाग किसके संगम से बनता है? अलकनंदा नदी के संगम से बनता है। यानी कि कोई नदी जब अलकनंदा में मिलती है तो कोई ना कोई प्रयाग बनाती है। जैसे सबसे पहला बात करते हैं कि जब अलकनंदा में भागीरथी मिलेगी तो देव प्रयाग बनाएगी, जब धौली गंगा मिलेगी तो विष्णु प्रयाग बनाएगी, और जब मंदाकिनी मिलेगी तो रुद्र प्रयाग बनाएगी, और पिंडार नदी मिलेगी तो कर्ण प्रयाग बनाएगी। और ये सारे प्रयाग हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा फेमस है, बहुत ही ज्यादा पवित्र माने जाते हैं। तो अब एक बात समझ गए कि गंगा नदी से पहले जो 5 प्रयाग बनते हैं वो सब अलकनंदा से मिलके बनते हैं। इसमें कुछ अगर हम इक्वेशंस लिखें तो ऐसे बनते हैं हमारे इक्वेशन कि गंगा नदी, सॉरी गंगा नहीं, ऐसा लिखते हैं अलकनंदा, अलकनंदा प्लस भागीरथी इक्वल टू व्हाट? नहीं, अलकनंदा और भागीरथी मिलके क्या बनेगी? सीधी बात है, कौन सा प्रयाग बनेगा? प्रयाग की बात करें तो देव प्रयाग, और संगम से कौन सी नदी बनेगी? तो नदी की बात करें तो गंगा नदी। वैसे ही देख लीजिए, यहाँ भी हम कह सकते हैं कि धौली गंगा और अलकनंदा मिलके विष्णु प्रयाग बनाएगी। मंदाकिनी, देखिए दो दो नदी होती है, एक यहाँ तो ये नंदाकिनी है, ये वाला नंदाकिनी है, और ये मंदाकिनी है। ठीक है। तो ये मंदाकिनी नदी केदारनाथ से निकलती है, एक बार आपको बता दें ये कहाँ से निकलती है? केदारनाथ से। केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी नदी। तो प्रयाग क्लियर हो गया, पांचों प्रयाग क्लियर हो गया आपको कौन कौन से प्रयाग बनते हैं। अब आगे हम जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे
तो हमें ये बात समझ में आएगी कि नदी आगे जाते हुए मैदानी क्षेत्र में कब प्रवेश करती है और मैदानी क्षेत्र में कहाँ प्रवेश करती है। और एक बात और ध्यान रहे कि जब भी हिमालय से आने वाली नदियाँ मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो एक तरह की लेक बनाती है जिसे हम ऑक्सबो लेक कहते हैं, गोखुर झील कहते हैं, क्योंकि वो सर्प विसर्प आकार की होती है और काटते 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 एक छोटा सा भाग छोड़ जाती है, तो उसे हम विसर्प कहते हैं। अब समझिए बात को, इसको हम इतना, यानी कि ये जो प्रयाग वाली बात है, हम इसको यहाँ पे रहने देते हैं और फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। चलिए यहाँ से, अब चलिए यहाँ से एक बात क्लियर होगी आपको। थोड़ा सा छोटा कर लें। चलिए, एक नदी यहाँ से आ रही थी अलकनंदा, एक यहाँ से आ रही थी भागीरथी। ठीक है, भागीरथी, दोनों के संगम पे जो बना था उसे हम बोल रहे थे अलकनंदा और भागीरथी। चलिए, और यहाँ से हमारा नदी आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ते हुए जहाँ जाएगी इसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, इस नदी का नाम मैंने क्या दिया था, अलकनंदा। अलकनंदा, और प्रयाग वाली बात आपको याद रहनी चाहिए, ये कहाँ से निकल रही थी, सतोपथ हिमानी से, सतोपथ हिमानी से निकल रही थी। ठीक है, ये निकल रही थी हमारा गंगोत्री से, और इस नदी का नाम क्या था, नदी का नाम था भागीरथी, भागीरथी। ठीक है, अब इसके बाद नदी जैसे आगे बढ़ेगी तो सबसे पहले जिस मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करेगी उस मैदानी क्षेत्र का नाम होगा हरिद्वार। सबसे पहले गंगा नदी, यहाँ से तो ये गंगा बन गई है, गंगा, और आगे जाके जिस मैदानी क्षेत्र में सबसे पहले प्रवेश करेगी उस जगह का नाम होगा हरिद्वार। यानी सबसे पहले हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में गंगा नदी प्रवेश करेगी। फिर आगे जाते हुए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, नदियां उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए फिर बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, और उधर से आ रही होती है ब्रह्मपुत्र नदी और उससे मिलकर डेल्टा का निर्माण करती है। तो अब आगे देखते हैं कैसे होता है। अब जैसे आगे जाएंगे तो सबसे पहले गंगा नदी में जो सबसे पहले नदी आके मिलती है उसका नाम है रामगंगा। क्या नाम है, रामगंगा। गंगा नदी की पहली सहायक नदी कौन है, रामगंगा। कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है। ये उत्तराखंड से निकलने वाली पहली नदी जिसका नाम रामगंगा है, क्या है, रामगंगा, जो गंगा नदी की पहली सहायक नदी है। क्या लिखते हैं, रामगंगा, रामगंगा जो गंगा नदी की पहली सहायक नदी है, वो कहाँ पे मिलती है आके, वो मिलती है आके कन्नौज में, कन्नौज में मिलती है। ठीक है, तो पहली नदी कहाँ मिलती है आके, कन्नौज में। किसकी, गंगा की पहली सहायक नदी जो कि उत्तराखंड से निकलती है आके कहाँ मिलती है, कन्नौज में मिलती है, याद रहनी चाहिए एकदम। दूसरी नदी की बात करते हैं, जो दूसरी नदी आके मिलती है गंगा नदी में, वो है हमारा यमुना नदी। चलिए, ये थोड़ी सी लंबी नदी है, इसको दूसरी कलर से बनाते हैं। ये कौन सी नदी है, ये है यमुना नदी। इसको हम लिखते हैं, ये है हमारा यमुना नदी। अच्छा, इसको कालिंदी भी कहते हैं, कालिंदी, कालिंदी नदी भी कहते हैं यमुना नदी को। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको हम छोटा करते हैं। चलिए, यमुना नदी, यमुना नदी निकलती कहाँ से, यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री से, यमुनोत्री से, या फिर एक जगह और लिखते हैं इसमें,
बंदर पूछ ग्लेशियर, बंदर पूछ ग्लेशियर, बंदर पूछ ग्लेशियर। तो दो चीज लिख सकते हैं कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है, या तो ये निकलती है यमुनोत्री हिमानी, या फिर बंदरपुछ ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी। और यमुना नदी कहाँ मिलती है जाके गंगा नदी से? ये मिलती है जाके प्रयागराज में, प्रयागराज में। सिंपल। अब समझिए, दो नदियों के संगम से हमेशा प्रयाग बनता है, दो नदियों के संगम का स्थान को हम प्रयाग ही बोलते हैं। इसीलिए हर जगह हम प्रयाग की बात कर रहे हैं। जहां वो नदी मिली थी हमारा अलकनंदा भागीरथी, वहां भी एक प्रयाग बना था, देव प्रयाग। नदियों के संगम को ही हम प्रयाग कहते हैं। यहाँ भी जहाँ ये यमुना नदी मिल रही है गंगा नदी से, यहाँ भी हम इसे क्या बोल रहे हैं? प्रयाग बोल रहे हैं, यानी कि प्रयागराज यही है। और प्रयागराज के बारे में एक विशेष बात यह है कि प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम है। चूंकि सरस्वती अब विलुप्त हो गई है तो उसको हम पढ़ते नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है, गंगा, यमुना और सरस्वती, सरस्वती तीनों नदियों का संगम होता है प्रयागराज में। अब देखिए, चूंकि ये यमुना नदी है, बहुत बड़ी नदी है, तो इसकी सहायक नदियों को भी पढ़ना होता है। तो यमुना नदी की सहायक नदियां याद करने का एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है। इसके तीन मुख्य सहायक नदियों को हम याद रखते हैं, एक, दो, तीन। और इसको याद रखते हैं के बी सी, के बी सी से। के बी सी का मतलब केन, केन, बेतवा, बेतवा, और इस सी से चंबल, सी से क्या? चंबल। तो गंगा नदी की तीन सहायक नदी कौन कौन सी? चंबल, बेतवा, केन। आप समझिए, सॉरी, यमुना नदी की। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी। अच्छा, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी। देखिए, ये यमुना नदी है, जमुना बाद में पढ़ेंगे हम जमुना नदी को भी। तो गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी। अच्छा, यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी चंबल नदी। कौन? यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन? चंबल नदी, याद रहनी चाहिए। अब देखिए, कई बार होता है कि ये समझ में नहीं आता है कि किसके बारे में बात किया जा रहा है, तो थोड़ी थोड़ी बातों में कंफ्यूज नहीं होना है। गंगा नदी सबसे लंबी नदी है भारत की। अच्छा, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी बोलेंगे तो यमुना नदी। अच्छा, यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी बोलेंगे तो चंबल नदी। क्लियर है? अब ये जो हमारा मैप है, इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इतना में होने वाला नहीं है। इसको थोड़ा हम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, हम यमुना नदी की तो संगम करा दिए। अब दूसरा तीसरा जो नदी आने वाली है, जो आएगी यूपी के पीलीभीत क्षेत्र से। पीलीभीत क्षेत्र जगह है एक यूपी में, जहाँ एक फुलहर झील है। हम लिखते हैं कि यमुना नदी की जो तीसरी जो नदी पड़ना है, जो सहायक नदी है उसकी, वो आती है कहाँ से? यूपी में एक जगह है पीलीभीत। क्या? पीलीभीत। यहाँ एक झील है जिसको बोलते हैं फुलहर झील। फुलहर, फुलहर झील, फुलहर झील। यहाँ से नदी निकलती है और नदी का नाम है गोमती। कौन सी नदी? गोमती, गोमती नदी है। और गोमती नदी कहाँ मिलती है आके? ये मिलती है यूपी के गाजीपुर में। गाजीपुर में गोमती नदी कहाँ मिलती है? यूपी के गाजीपुर में। अब यहाँ एक और पॉइंट याद रखने वाला बात है कि ये पहला ऐसी नदी है जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है। कौन? गोमती नदी। चलिए, गंगा, गोमती नदी क्या है? गंगा नदी की सहायक नदी है। कहाँ से निकलती है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जगह फुलहर झील से। और इस नदी के बारे में खास क्या है कि ये पहली नदी है जो समतल एरिया, यानी कि मैदानी भाग से निकलती है। ठीक है, तो ये समझ गए। अच्छा, चौथा नदी के बारे में जानते हैं कि और कौन सी नदियां हैं जो इसमें मिलती है। तो इसमें जानने से पहले हम समझे कि हम यहाँ तो आगे ये यूपी से निकला है। अब यूपी के बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ नदियां नेपाल से निकलती हैं। जैसे नेपाल से दो नदियां निकलती हैं, एक काली और एक करनाली। कौन कौन सी नदी? एक काली और एक करनाली। और यही काली को महाकाली बोलते हैं, और यही महाकाली नदी भारत और नेपाल की सीमा बनाती है। ठीक है, तो हम ये कहें कि नेपाल से दो नदियां निकलती हैं। एक तो निकलती है काली, एक निकलती है करनाली, और दोनों आके मिलती हैं भारत में। ठीक है, दोनों आके मिलती है भारत में। अब देखिए, एक को हम लिखते हैं काली,
ये कहाँ से निकल रही है? ये निकल रही है नेपाल से, काली, करनाली। और दोनों के मिलने के बाद इस नदी का नाम हो जाता है घग्गर। घग्गर नदी, दोनों के मिलने के बाद इस नदी का नाम हो जाता है घग्गर नदी। और ये आके मिलती है बिहार के छापरा में। कहाँ मिलती है? बिहार के छापरा में। आप समझिए, दो नदियां जो नेपाल के हिमालय से निकलती है, काली और करनाली। काली और करनाली के मिलने के बाद हो जाता है हमारा कौन सी नदी? घाघरा नदी। जो कहाँ मिलती है? जो बिहार के छपरा जिला में आके मिलती है। अब इस मैप को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने से पहले एक और नदी मिला लें, जो कि इसकी बाईं तरफ से मिलती है, सॉरी दाईं तरफ से मिलती है। अब दाईं तरफ से मिलने वाली एक नदी आती है यहाँ से, हम बात कर ले आपको कि एक नदी यहाँ से आती है, जो कि अमरकंटक के पहाड़ी से निकल के आके पटना में मिलती है गंगा नदी से। और इस नदी का नाम है सोन नदी। कौन सा नदी? सोन नदी। तो सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और अमरकंटक की पहाड़ी से निकल के ये आके बिहार के पटना में मिलती है। कहाँ मिलती है? पटना में मिलती है। ठीक है। अब एक और नदी की बात करें जो फिर से दाईं तरफ से आती है, वो नदी है हमारा गंडक। कौन सी नदी? एक नदी यहाँ से आती है, इस नदी का नाम है गंडक। ये भी नेपाल से निकलती है गंडक। और गंडक नदी मिलती कहाँ से है? मिलती कहाँ? ये मिलती है भारत के, सॉरी, बिहार के सोनपुर में। बिहार के कहाँ मिलती है? सोनपुर में। और ये भी कहाँ से निकलती है? नेपाल हिमालय से निकलती है, नेपाल के क्षेत्र से निकलती है। ठीक है। अब ये बात तो समझ में आ गई, कौन सी नदी कहाँ मिल रही है? गंडक नदी सोनपुर में, घग्गर नदी छापरा में, गोमती नदी गाजीपुर में, यमुना नदी प्रयागराज में। यमुना, गंगा जमुना सरस्वती सरस्वती का जो संगम होता है प्रयागराज, वैसे ही सोन नदी पटना में। अब देखिए, इसको थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं, इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, एकदम क्लियर रहना चाहिए सारी बातें। इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाने पे एक और नदी जिसकी हम चर्चा करते हैं कि ऊपर नेपाल के हिमालय से निकल के आती है, जो बिहार के लिए शोक कही जाती है, उस नदी की नाम है कोसी नदी। सबको पता होगा कि एक और नदी आती है जिसका नाम है कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी, जो कहाँ मिलती है? कोसी नदी जो बिहार में कुर्सेला में मिलती है। कहाँ? कुर्सेला। बीपीएससी में पूछा था पिछले साल ये क्वेश्चन, कौन? कुर्सेला के बारे में। अब बताइए, कोसी की नदी के बारे में ये कहा जाता है कि कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को क्यों? कोसी नदी को बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक ऐसी नदी है जो अपने मार्ग बदलने के लिए क्या है? कुख्यात है। हम इसे विख्यात नहीं कहेंगे, कुख्यात कहेंगे, क्योंकि मार्ग बदल के कोई अच्छा काम नहीं करती है। कई लोगों को बिलवा देती है, दहा देती है, किसी किसी घर। आप ऐसे होगा कि सो के जगेंगे, पता चलेगा आपके घर के बाहर से नदी गुजर रही है, और उस नदी का नाम क्या होगा? कोसी नदी। इसलिए कहते हैं कि कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। और बाढ़ में अधिकांश टाइम, बाढ़ का जो कारण होता है बिहार में बाढ़ का जो कारण होता है अधिकांश टाइम, वो क्या होता है? कोसी नदी ही होता है उसका रीजन। कोसी नदी ही रीजन होता है। तो कोसी नदी मिलता कहाँ है? कुर्सेला में। कुर्सेला में। अब एक और नदी की बात करते हैं जो इसमें आके मिलती है। एक और इसकी सहायक नदी है जो कि महानंदा है। महानंदा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखिए, एक महानंदा भी है, जो ये गंगा के सहायक नदियां हैं। अब देखिए, इधर से आपको दिख रहा होगा कि दो नदियां, हमने ये बताया कि दो नदियां दाईं तरफ से मिल रही है, बाकी नदियां बाईं तरफ से मिल रही हैं। अब देखिए, सीजीएल में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एसएससी में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वनडे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होगा कि ये पूछेगा कि गंगा नदी या फिर भागीरथी नदी, ये ऐसे पूछेगा गंगा नदी किन दो नदियों से मिलकर बना है। पहला क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा ये पूछेगा कि इसमें से कौन से गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। इसमें से एक ऑप्शन दे देगा, बाकी कोई और नदियों का ऑप्शन दे देगा। फिर ये पूछ सकता है कि गंगा नदी से फलानी नदी, यानी गंगा नदी से गोमती नदी किस स्थान पे मिलती है? कौन सी नदी है जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है? गंगा नदी सबसे पहले मैदानी क्षेत्र में कहाँ प्रवेश करती है? ये सब आपको बताया गया हरिद्वार में। ठीक है। अब देखिए,
इसके बाद आता है हमारा मेन कहानी। मेन कहानी, अब गंगा नदी होता क्या है कि यहाँ से आगे निकलती है। चलिए, गंगा नदी यहाँ से आगे निकलेगी, यहाँ से। चलिए इसको इसको मिटा देते हैं। गंगा नदी यहाँ से आगे निकलेगी और आगे निकलने के बाद होगा क्या, यहाँ से दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगी। एक तो इधर और एक इधर। देखिए, इसको हम फिर से बनाते हैं। यहाँ से दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगी, एक इधर और एक इधर। अब जब दो पार्टों में डिवाइड हो गई, तो ये जैसे भारत से प्रवेश कर चुकी है, ये आ गई है बांग्लादेश में। तो एक नदी तो इधर आ गई भारत में और एक चली गई बांग्लादेश में। तो जो भारत में आ गई नदी, ये नदी कहलाई हमारी हुगली। कौन सी नदी? ये कहलाई हुगली। इसका नाम लिखते हैं हम, दूसरे कलर से लिख लेते हैं, हुगली। हुगली नदी। और हुगली नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है दामोदर। दामोदर। और दामोदर नदी की विशेषता बताएं। ये दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में बहती है और ये पश्चिम बंगाल की शोक कहा जाता है इस नदी को, क्योंकि इसका भी वही काम है, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बाढ़ आने का कई बार रीजन यही होता है। अब दूसरी नदी जो ये बंगाल की खाड़ी में जा रही है, बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिरेगी, इस नदी का नाम बदल जाएगा और इस नदी का नाम हो जाएगा पद्मा। क्या नाम हो जाएगा? पद्मा। अब गंगा नदी कहाँ से पद्मा बन गई? तो ये जहां से डिवाइड हुई है, इस यहाँ एक बैराज बना है और उस बैराज का नाम है फरक्का बैराज। फरक्का बैराज। ठीक है। तो हम ये कहें कि सिंपल सी बात कि फरक गंगा नदी फरक्का बैराज के पास जाते जाते दो पार्टों में डिवाइड हो जाती है, दो भागों में डिवाइड हो जाती है। और एक चली जाती है हमारा पश्चिम बंगाल, बहती हुई चली जाती है बंगाल की खाड़ी में, जिसका नाम हम हुगली देते हैं। और दूसरा बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है, जिसे हम बोलते हैं पद्मा नदी। और इस पद्मा नदी से होता क्या है, इधर से एक और नदी आ रही होती है जो ब्रह्मपुत्र का भाग होता है, जमुना। ये दोनों मिलकर बनाती है मेघना। ये दोनों मिलकर क्या बनाती है? मेघना। और जाके गिरती है बंगाल की खाड़ी में और सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे हम बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा। फिर से समझिए, फरक्का बैराज के पास, फरक्का बैराज के पास गंगा नदी का डिवीजन होता है। एक पार्ट चला जाता है पश्चिम बंगाल में, जिसको हम हुगली की नदी के नाम से जानते हैं। और दूसरा बंगाल के देश में, बांग्लादेश में चला जाता है, जिसका नाम पद्मा हो जाता है। और पद्मा नदी एक और ब्रह्मपुत्र नदी बन के आ रही होती है बांग्लादेश होते हुए, जिसका नाम जमुना होता है। और जमुना और पद्मा का संगम के बाद ये दोनों नदी का नाम मेघना पड़ता है। और मेघना नदी जाके गिरती है बंगाल की खाड़ी में, जो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। और सुंदरबन डेल्टा में पाया जाने वाला जो जानवर होता है वो रॉयल टाइगर होता है। ठीक है। तो ये रहा हमारा गंगा नदी तंत्र। क्या रहा हमारा? ये रहा हमारा टोटली गंगा नदी तंत्र। चलिए, अब एक बार फिर से हम इसे रिवीजन करते हैं। कितनी टाइम की हो गई क्लासेस में देख लो एक बार। चलिए, वैसे भी ये 40-45 मिनट की हो चुकी है, फिर भी चलिए हम इस गंगा नदी के एक बार और रिवीजन करते हैं। सबसे पहले सुनिए, एक बार समाप्त करते हैं सीधे सीधे। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जो 2525 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। यह स्वयं शुद्धिकरण के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ठीक है। ये दो देशों में, भारत और बांग्लादेश में बहती है। 5 राज्यों में। कौन कौन से राज्य? भारत के 5 राज्य। उत्तराखंड से जब तो निकलते ही हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों में बहती है। उसके बाद हमें ध्यान रखें कि गंगा नदी, गंगा कब बनती है? तो गंगा नदी दो धाराओं से मिलकर बनती है। पहला हम लिखते हैं कि भागीरथी और दूसरा अलकनंदा। भागीरथी निकलती है गंगोत्री हिमानी से, अलकनंदा निकलती है सतोपंथ हिमानी से। ये दोनों जहां मिलती है उस संगम को बोलते हैं प्रयाग, देवप्रयाग। और देवप्रयाग के बाद इसका नाम पड़ता है गंगा। अच्छा, प्रयाग के बारे में बात करें तो सबसे पहले
अलकनंदा में एक नदी आके मिलती है धौली गंगा, जो कि विष्णु प्रयाग बनाती है। दूसरी नदी आके मिलती है नंदाकिनी, जो नंद प्रयाग बनाती है। तीसरी नदी आके मिलती है पिंडार नदी, जो कर्ण प्रयाग बनाती है। और चौथी नदी जो कि उल्टे साइड से आगे मिलती है मंदाकिनी, जो कि केदारनाथ से निकलती है और वो बनाती है रुद्रप्रयाग। ये प्रयाग, 5 प्रयाग जो हिंदू धर्म में काफी फेमस और पवित्र माने जाते हैं। उसके अलावा जब गंगा नदी देवप्रयाग के बाद आगे बढ़ती है, तो सबसे पहले वो जिस मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, जिस जगह में, उसका नाम है हरिद्वार। यानी सबसे पहले हरिद्वार में गंगा नदी प्रवेश करती है मैदानी क्षेत्र में। उसके बाद आगे जाने के बाद गंगा नदी की जो सबसे पहली सहायक नदी मिलती है रामगंगा, जो कि उसके दाईं तरफ से आगे, सॉरी, बाईं तरफ से आगे मिलती है। और रामगंगा निकलती कहाँ से? उत्तराखंड से आने वाली नदी है, जो मिलती कहाँ पे? कन्नौज में। दूसरी नदी, गंगा नदी की जो सबसे लंबी सहायक नदी है, जिसे हम बोलते हैं यमुना नदी, जो निकलती है बंदरपुछ ग्लेशियर या फिर आ, यमुनोत्री हिमानी से, और वो जाके मिलती है प्रयागराज में। और यही जगह है गंगा, जमुना और सरस्वती के संगम का, जिसे हम प्रयागराज बोलते हैं। अब यही यमुना नदी की सहायक नदियों की बात करें तो सिंपल ट्रिक से याद रखना है केबीसी से, केन बेतवा चंबल। और इसमें बात करें केन बेतवा चंबल में कि कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है, तो जब यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी की बात करते हैं, तो इसमें चंबल नदी यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी होती है। उसके बाद आगे जाते हैं तो गोमती नदी, जो कि आके गाजीपुर में मिलती है गंगा नदी से, और निकलती कहाँ से? यूपी के पीलीभीत जगह फुलहर झील से। गोमती नदी के बारे में खास बात क्या है? गोमती नदी के बारे में खास बात यह है कि ये पहली ऐसी नदी है कि जो समतल एरिया से निकलती है, किसी पहाड़ से नहीं निकलती है। गंगा में मिलने वाली ऐसी सहायक नदी है जो समतल भाग से निकलती है, फुलहर झील से। उसके बाद आती है हमारा नेपाल से दो नदियां निकलती है, दो धाराएं, काली और करनाली की। और काली और करनाली मिलने के बाद बन जाती है घग्गर नदी, जो बिहार के जाके छपरा जिले में गंगा नदी से मिलती है। और काली को ही हम महाकाली बोलते हैं, जो नेपाल और अ, नेपाल और भारत की सीमा बनाती है। ठीक है। उसके बाद बात करें तो एक नदी जो उसके बाईं तरफ से, सॉरी, दाईं तरफ से आके मिलती है, सोन नदी, जो कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और गंगा नदी में जाके पटना में मिलती है। उसके बाद बात करें तो एक नदी आती है गंडक नदी, जो कि नेपाल हिमालय से निकलती है और वो जाके गंगा नदी से सोनपुर में मिलती है। वैसे ही एक और नदी मिलती है कोसी नदी, जो कि नेपाल हिमालय से ही आती है। और कोसी नदी मिलती है बिहार के कुर्सेला में। और कोसी नदी बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि वो अपने मार्ग परिवर्तित करने के लिए कुख्यात है, और कई बार बाढ़ का कारण भी बनती है। उसके बाद एक और नदी है महानंदा नदी, जो कि गंगा नदी की सहायक नदी है। और इसके बाद गंगा नदी दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक बैराज बना हुआ है फरक्का बैराज, यानी फरक्का बैराज के पास से गंगा नदी दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा चली जाती है पश्चिम बंगाल में, जिसको हम हुगली नाम से जानते हैं। और हुगली नाम की एक सहायक नदी आती है दामोदर नदी, जो कि पश्चिम बंगाल की शोक कही जाती है। और दूसरी धाराएं जो कि बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में प्रवेश करते ही उसका नाम हो जाता है पद्मा। और पद्मा नदी बांग्लादेश में कहलाती है, यही गंगा नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? पद्मा नदी। और वहीं एक ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि तिब्बत से यारलुंग सांगपो के नाम से निकल के आ रही होती है। असम में ब्रह्मपुत्र नाम होता है, और असम के बाद जब बांग्लादेश में आती है तो उसका नाम जमुना पड़ता है। और जमुना नदी और ये पद्मा नदी जब एक साथ मिलती है तो ये मेघना नदी का निर्माण करती है। और मेघना नदी जाके गिरती है बंगाल की खाड़ी में, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये रहा पूरा समअप हमारा गंगा नदी तंत्र का। चूंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो फिर नेक्स्ट जो नदी तंत्र है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसे रिवीजन करते रहिए। मुझे यकीन है कि ये आपको एक बार में समझ में आ गया होगा, और एक बार अगर आप मैप खुद से बना लेते हैं, तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा सारे नदियों के सहायक नदियों को याद रखना। और इससे क्वेश्चंस ना सिर्फ आपके सीजीएल में और वनडे एग्जाम में सोल्व होंगे, बाकी आप किसी भी पीसीएस का भी एग्जाम देते हैं तो उसमें भी इसके क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि इसमें पीसीएस में एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके क्रम पूछे जाते हैं कि किस क्रम में आते हैं, और क्रम आपको सीधे सीधे क्लियर है। कौन नदी कहाँ से निकलती है, उद्गम क्लियर है। कहाँ मिलती है, क्लियर है। क्या संगम संगम का नाम क्या होता है, ये भी क्लियर है। कौन सी जगह पे मिलती है, ये भी क्लियर है। सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, ये भी क्लियर है। तो सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको इसमें मिल गया है। और मुझे लगता नहीं है कि इसके आपको इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन आएगा। अब देखिए, कुछ अब जो क्वेश्चंस की बात कर रहे थे उसको हम सोल्व करने का प्रयास करते हैं, जो क्वेश्चंस थे पहले।
चलिए, चलिए यहाँ अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? चलिए ब्रह्मपुत्र नदी नहीं पढ़े हैं, फिर भी अभी मैंने सम अप करते टाइम बताया कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी नदी का नाम दिहांग होता है। खैर इसको पढ़े नहीं है, फिर भी देखते हैं दूसरा। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? याद करिए, अलकनंदा और भागीरथी नदी दोनों मिलने के बाद ही गंगा बनता है, जो कि देवप्रयाग में मिलती है। देखिए देवप्रयाग ऑप्शन है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, दूसरा, भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा के साथ होता है? चलिए देखिए, गंगा नदी यमुना का संगम पूछा है, याद करिए गंगा यमुना सरस्वती एक ही स्थान पर मिलती है, जो जिसका नाम है प्रयागराज। ऑप्शन ये सही है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? चलिए, नेपाल हिमालय से निकलने वाली नदी चंबल, चिनाब, बेतवा, घाघरा। चलिए घाघरा, क्योंकि घाघरा याद कीजिए, घाघरा नदी कौन सी है? काली, करनाली, घाघरा, छापरा, याद रखिए, एकदम से क्लियर होना चाहिए। आइए और आगे, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? चलिए ये नदी जब हम पढ़ेंगे ऐसे अरब सागर में गिरने वाली नदियां, तो इसमें पढ़ेंगे कि एक लूनी नदी आती है। कौन सी नदी? लूनी नदी, जो कि रेगिस्तान में ही विलुप्त हो जाती है, और उसे हम बड़े नदी बोलते हैं भारतीय रेगिस्तान की। चलिए इसमें है ऑप्शन हाँ सी, लूनी नदी। गग्गर नदी का उद्गम स्थल कौन सा राज्य है? गग्गर नदी का उद्गम स्थल कौन सा राज्य है? क्या उत्तर देंगे इसका? उत्तराखंड नहीं है, हिमाचल प्रदेश नहीं है, हरियाणा नहीं है। चलिए उत्तर प्रदेश। अब सोचिए उत्तर प्रदेश क्यों बोले हैं? ये निकलती काली करनाली है, मिलती है कि उत्तर प्रदेश में, इसलिए इसको हम उत्तर प्रदेश आंसर कर रहे हैं। चलिए, उत्तराखंड के पश्चिमी गढ़वाल में स्थित यमुना के हेड वाटर के लिए एक प्रमुख वाटरशेड कौन सा है? चलिए, उत्तराखंड के गढ़वाल में स्थित यमुना नदी के लिए पूछ रहा है, तो एक ही ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा होगा, बंदरपूछ ग्लेशियर, वही बना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? चलिए सिंधु नदी नहीं पढ़े हैं, फिर भी इसमें देखते हैं। कोसी, ये तो गंगा की सहायक नदी है। सतलुज नहीं जानते हैं, रवि नहीं जानते हैं, ब्यास नहीं जानते, ये वैसे ही सब सिंधु की सहायक नदी है। लेकिन कोसी तो हमें पता है कि कोसी गंगा की सहायक नदी है, तो यही ऑप्शन गलत होगा, तो ये ऑप्शन हमारे लिए सही होगा। चलिए, नदी को बंगाल का शोक, किस कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? मैंने बताया कि फरक्का बैराज के बाद दो दो पार्टों में डिवाइड होती है नदियां, एक बनती है हुगली, दूसरी बनती है पद्मा। और हुगली नदी की एक सहायक नदी आती है दामोदर, और दामोदर नदी को ही हम क्या बोलते हैं? बंगाल का शोक। चलिए, दामोदर नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? चलिए, भ्रंश से घाटी से होकर बहने वाली नदी है तापी। ये पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे अरब सागर की तरफ गिरने वाली नदियां उसमें। चलिए, शहर गंगा या यमुना नदी के संगम पर स्थित है। कौन सा शहर है जो गंगा यमुना कहाँ? प्रयागराज, इलाहाबाद, इलाहाबाद ही तो है। चलिए, गंगा नदी की मुख्य धारा को क्या कहते हैं? चलिए, गंगा नदी की मुख्य धारा कौन सी है? मैंने बताया है कि वैसे मुख्य धारा किसे मानेंगे? जो ज्यादा पानी लेके आती है, और मैंने इसमें क्लियरली कहा है कि अलकनंदा और भागीरथी में मुख्य धारा ज्यादा पानी कौन लेके आती है? भागीरथी। इसलिए हम बोलते हैं कि गंगा नदी की जो मुख्य धारा है वो कौन सी है? भागीरथी। और इसी बेसिस पे हम कहते हैं कि गंगा गंगोत्री से निकलती है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है? मैंने बताया रॉयल टाइगर, जो कि सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत नेपाल की सीमा बनाती है? घग्गर नदी। वैसे घग्गर यहाँ ऑप्शन में है, ऐसे महाकाली आना चाहिए, महाकाली, तो कोई नहीं, घग्गर महाकाली से ही मिलके बनता है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। तो ये रहा हमारा पूरा गंगा नदी तंत्र, और उम्मीद करते हैं गंगा नदी तंत्र से एक भी सवाल गलत नहीं होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम पढ़ेंगे अगले नदी तंत्र के बारे में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।